तो जैसा कि हम बता दें आपको कि आपके कक्षा 9 के विज्ञान पाठ संख्या 1 जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ को शुरू से अब हम लिखने वाले हैं जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है इसमें। तो जैसे सबसे पहले हमने लिखा कि पदार्थ यानी द्रव्य जिसको मैटर कहते हैं, क्या है पदार्थ से हम क्या समझते हैं, तो कहता है कि वे सारी वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान होता है, जिनमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती हैं एवं जिन्हें हम अपनी इंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, जिन्हें हम अपनी इंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं उसे पदार्थ या द्रव्य कहते हैं। द्रव्यमान कहने का मतलब वजन कुछ होता हो, इंद्रियों द्वारा अनुभव करने का मतलब हवा जब ठंडी चलती है तो हमारा इंद्रिय हमारा आँख कान नाक से महसूस करता है, कहीं से अच्छी सुगंध आती है, सेंट हो, इत्र हो, खाने का सुगंध हो तो वो भी तो पदार्थ है, तो हमारा इंद्रिय उसको ऑब्जर्व करता है कि नहीं, तो वो कर सके वो सभी पदार्थ होते हैं, द्रव्य होते हैं। अब कहता है कि पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ के उदाहरण क्या है, तो हवा, भोजन, पानी, पत्थर, बादल, तारे, पौधे, पशु, रेत इत्यादि पदार्थ हैं। तो पदार्थ कौन नहीं है, तो प्यार, नफरत, दुख, प्रकाश, उष्मा, ध्वनि, मिनट, घंटा, ऊपर नीचे, अंदर बाहर, सपना, कल्पना इत्यादि ये सब पदार्थ नहीं है। समझ गए। अब है कहता है कि पदार्थ के कणों के अभिलक्षण, मतलब पदार्थ के कण आप जानते हैं तो उसके कण के अभिलक्षण क्या होते हैं, गुण क्या होते हैं, उसके विषय में चर्चा करता है। तो पहला है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। हमने पढ़ा पाठ तो बताया उसमें, यहाँ तो सब रिवीजन हो रहा है और डिटेल में हम फेयर टाइप का लिखवा रहे हैं आपको। तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ठीक है। अभी पदार्थ के अवस्था कौन कौन से होते हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे आगे। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं और मजबूत बंधन बनाते हैं। और अब वो पदार्थ की अवस्था पर निर्भर करता है कि किस अवस्था में कितना मजबूत बंधन बनता है, वो भी आगे बताएंगे। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। हमने बताया कि ऐसा पदार्थ कोई पदार्थ नहीं है जिसके कण निरंतर गतिशील न रहते हो। संसार की सभी वस्तुएं हिलती रहती हैं, झिलझिलाती रहती हैं। ये अति सूक्ष्म होते हैं, कौन, पदार्थ के कण, ये अति सूक्ष्म होते हैं जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से देख नहीं सकते हैं, पदार्थ के कणों को, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे आवे तो नोट में बताया कि भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है, जिन्हें उन्होंने पंच तत्वों का नाम दिया है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में विभाजित किया है और उन्हें पंच तत्व कहा है। वो पदार्थ कौन कौन से हैं, तो वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि एवं आकाश, ठीक है। हमारे आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को दो प्रकार से वर्गीकृत किया है। कौन कौन से, तो पहला भौतिकी आधार पर, भौतिक आधार पर, तो भौतिक आधार पर क्या है, ठोस, द्रव और गैस है। भौतिक आधार पर पदार्थ की जो अवस्था है ठोस, द्रव और गैस। उसके बाद दूसरा है रासायनिक आधार पर। तो रासायनिक आधार पर क्या होते हैं जी पदार्थ की अवस्थाएं, तो तत्व, यौगिक और मिश्रण होते हैं। किंतु इस पाठ में जिसका नाम है कि हमारे आसपास के पदार्थ में, हमें इस अध्याय में हम पदार्थ की केवल भौतिक अवस्था पर यानी ठोस, द्रव और गैस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। भौतिक आधार पर पदार्थ को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, पीछे हमने बताया, तो उसी को फिर से लिखेंगे, हेडिंग बनाएंगे कौन कौन सा है, तो ठोस, द्रव और गैस। अब हम इन तीनों को विस्तार से पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले ठोस को हेडिंग बनाएंगे और इस पर हम कल लिखेंगे। तो ठोस क्या है, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार व आयतन निश्चित होता है, ठीक है, ठोस कहलाता है। इसके गुणधर्म जानिए, तो पहला बात वही बताया कि ठोसों का आकार व आयतन निश्चित होता है। ठोसों में कणों के बीच जगह यानी रिक्त स्थान बहुत कम होते हैं, यानी 9 के बराबर होते हैं। उसके बाद कहता है कि इसके कणों के बीच आकर्षण बल बहुत मजबूत होता है, ये बहुत गठीले होते हैं ठोस, ठीक है। ठोसों के कणों के बीच आकर्षण बल बहुत मजबूत होता है। ठोसों को संपीड़ित नहीं किया जा सकता है, पिचकाया नहीं जा सकता है। इसमें बहाव का गुण नहीं होता है। आप अपने चारों तरफ ठोस चीज देख रहे हैं, वस्तुएं देख रहे हैं, क्या उनमें बहाव का गुण होता है, नहीं होता है। ठोसों का घनत्व उच्च होता है, घनत्व मतलब घनापन काफी ज्यादा होता है, ठीक है। इसकी सीमाएं निश्चित होती हैं एवं स्पष्ट होती हैं। किसी भी ठोस वस्तु का जो सीमा है वो निश्चित होता है, स्पष्ट होता है, समझ गए। ये कठोर यानी दृढ़ होते हैं, मजबूत होते हैं। इसका विसरण नहीं होता है, विसरण मतलब फैलाव,
एक दूसरे में घुलना मिलना, ऐसा नहीं होता है। अब हम द्रव के विषय में चर्चा करेंगे। तो पदार्थ की वो अवस्था जिसका आयतन निश्चित, आकार अनिश्चित होता है, उसे द्रव कहते हैं। ठीक है, द्रव। अब द्रव का गुण क्या है? तो वही बताया, आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं। इसके कणों के बीच जगह ठोसों से अधिक तथा गैसों से कम होता है। मतलब रिक्त स्थान। आप देखो, अगर चित्र से इसको हम दिखाएं तो ये है आपका ठोस, ये है ठोस। अच्छा देखिए, ये है ठोस की संरचना, समझ गए? और ये है आप समझिए द्रव की। और गैस का अगर बनावे तो ये है गैस, समझ गए? तो वही बात आपको बताया कि इसके कणों के बीच जो जगह होता है ठोस से अधिक होता है, इसके द्रव के विषय में चर्चा कर रहे हैं, तथा गैस से कम होता है। इसमें बहाव का गुण होता है, जल द्रव बह सकता है। चलिए, ये नगण्य संपीड होते हैं, इन्हें नहीं के बराबर पिचकाया जा सकता है। ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत कहीं पिचकाया जा सकता है। इसके कणों के बीच आकर्षण बल ठोसों से कम तथा द्रवों से अधिक होता है। आकर्षण बल मतलब कण एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, तो ऐसा ठोसों से कम होता है और गैसों से अधिक होता है। जल को आप देखे होंगे, जिधर बहता है बहता ही रहता है। नल आप खोल दो, उसके बीच उंगली लगाओगे, फिर भी देखोगे कि उसके कण अपने ओर खींचते हैं उसको। तो यही उस गुण को प्रदर्शित करता है, दर्शाता है। क्या कहता है कि इसके कणों के बीच आकर्षण बल होता है, मतलब हाँ, एक दूसरे अपनी ओर खींचते हैं। ठीक है, किससे होता है? तो ठोस से कम होता है और गैस से अधिक होता है। इसमें यानी द्रव में ठोस, द्रव एवं गैस तीनों का मिश्रण संभव है। मिश्रण मतलब मिलावट, घुल मिल जाना। जैसे अगर हम एक गिलास पानी लें, अभी द्रव के विषय में चर्चा कर रहे हैं, तो द्रव है कि नहीं पानी। एक गिलास पानी लें और उसमें ठोस चीनी को घोलना चाहें तो घोल सकते हैं, समझ गए? उसके बाद अगर हम इसमें किसी अन्य द्रव को घोलना चाहें, जैसे कोई सा भी पेय पदार्थ ले लें, स्टिंग ले लें, स्प्राइट ले लें, कोई सा भी पेय पदार्थ, तो उस जल में घोलना चाहे तो घोल सकता है। तो ठोस भी घुल गया, द्रव भी घुल गया, और गैस तो इसमें घुला ही रहता है, जैसे ऑक्सीजन। हाँ, लेकिन ठोस में इसका मिश्रण संभव नहीं है। मतलब ठोस में किसी और को मिला सकते हैं? नहीं मिला सकते हैं। इसका केवल ऊपरी पृष्ठ होता है। कटोरा में जल रखे हुए हैं, तो क्या ऊपरी वाला पृष्ठ आपको दिखेगा? वही कहता है, हाँ, ऊपरी पृष्ठ। ठीक है, देखिए, गैस पदार्थ की वह अवस्था जिसका न आयतन निश्चित होता है और न ही आकार निश्चित होता है, गैस है। ठीक, गैसों का आकार अथवा आयतन निश्चित न ही होता है, समझ में? इसके कण मुक्त रूप से कहीं भी विचलित कर सकते हैं। जब भी गैस का हम बात करते हैं तो सबसे पहला उदाहरण आप हवा ले लो। हवा का क्या आकार निश्चित रहता है? क्या आयतन निश्चित रहता है? नहीं रहता है। ये मुक्त रूप से कहीं भी जिधर मन चाहे उधर विचलित कर सकते हैं, जा सकते हैं। ठीक है, कहता है कि इसके विचलित कर सकते हैं। इसके कणों के बीच आकर्षण बल काफी कम होता है। ये हवा है, हमारे चारों तरफ हवा है। अगर इसके बीच आकर्षण बल मजबूत होता है, ठोस के तरह मजबूत होते हैं, तो क्या हम हवा में इधर उधर जा सकते थे? नहीं। तो इसके कणों के बीच आकर्षण बल काफी कम होता है। गैसों को संपीड़ित करना आसान। ठीक है, इसका घनत्व काफी कम होता है। किसका? गैसों का, यानी हवा का घनत्व काफी कम होता है। घनापन, ये सभी दिशाओं में समान दाब डालते हैं। हवा जो है, गैस जो है, सभी दिशाओं में बराबर दाब डालते हैं। इन्हें केवल बंद बर्तन में इकट्ठा कर सकते हैं। कटोरा कटोरी में इसको इकट्ठा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसे बंद बर्तन में इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, गैस वायु में आसानी से घुल जाती हैं। कोई सा भी गैस हो, एलपीजी गैस हो या नाइट्रोजन हो, ये वायु में आसानी से घुल जाती है। हवा क्या है? सभी गैसों का मिश्रण है। कई गैसें इसमें घुली हुई है।
हाँ, तो ये आपके गैस के विषय में कुछ बातें रहा। ठीक है, याद कीजिएगा। गलनांक जिसको हम मेल्टिंग पॉइंट भी कहते हैं इंग्लिश में, यानी वह न्यूनतम तापमान, वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई ठोस, क्या ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, उसका गलनांक कहलाता है। किसका? ठोस का। ठोस का गलनांक क्या कहलाता है? तो वह न्यूनतम तापमान कहलाता है जिस पर वह पिघल जाता है, पिघलकर द्रव बन जाता है। अब कहता है कि किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के सामर्थ्य को दर्शाता है। सामर्थ्य यानी वह कितने मजबूत बंधनों से बंधा हुआ है, इसको दर्शाता है। यदि वो अत्यधिक मजबूत बंधनों से जुड़ा हुआ है, बंधा हुआ है, तो उसका गलनांक जो होगा काफी अधिक होगा। उसको पिघलाने के लिए अधिक ताप की आवश्यकता होगी। लेकिन कम जटिल बंधनों से जुड़ा हुआ है, उतना मजबूती से नहीं बंधा हुआ है, तो उसका गलनांक कम होगा। यानी उसको पिघलाने के लिए तापमान की आवश्यकता कम होगी। जैसे यही फर्क देखो आप, जैसे बर्फ का गलनांक 273.15 है, माने समझो इसको 273 है केल्विन में, और सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस है, और फारेनहाइट में 32 डिग्री फारेनहाइट है। तीनों में हमने आपको बता दिया। किंतु लोहा का गलनांक देख लो, 1811 केल्विन है। सेल्सियस में अगर कहें तो 1538 डिग्री सेल्सियस है, और फारेनहाइट में 2800 डिग्री फारेनहाइट है। अंतर हुआ कि नहीं हुआ? तो अब आप सभी जानते हैं कि लोहा कितना मजबूती से बंधा हुआ होता है, और बर्फ कैसा होता है। बर्फ को तो कभी कभी हम हाथ से मारकर भी तोड़ सकते हैं, लोहा को हाँ। तो यही बात आपको बता दिया कि किसी ठोस का गलनांक जो होता है उसके कणों के बीच जो सामर्थ्य है, मजबूती है, को दर्शाता है। ठीक है, अब नोट में कहता है कि तापमान का अंतर्राष्ट्रीय इकाई केल्विन है। अंतर्राष्ट्रीय इकाई का मतलब है एसआई मात्रक, एसआई यूनिट्स, और एसआई यूनिट्स का फुल फॉर्म है कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। और इसका मतलब हमने आपको पहले भी बताया है कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट का मतलब होता है कि इससे पूरे विश्व में लोग जानते हैं। ठीक है, जैसे तापमान का मात्रक और भी कुछ है, जैसे डिग्री सेल्सियस है, फारेनहाइट है, तो ये एसआई मात्रक नहीं है, इसे पूरे विश्व में लोग नहीं जानते हैं। लेकिन केल्विन को पूरे विश्व में लोग जानते हैं। क्यों? क्योंकि यह एसआई मात्रक है। ठीक है, अब देखिए 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15 केल्विन होता है, किंतु सुविधा के लिए, गणना में सुविधा के लिए 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन ही माना जाता है। चलिए, तापमान की माप को केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए दिए हुए तापमान में से 273 घटाते हैं, केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए, और सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए उसमें 273 जोड़ देते हैं। ठीक है, संगलन यानी गलन, दोनों एक ही बात है। कहता है कि गलनी की प्रक्रिया यानी ठोस अवस्था से द्रव में परिवर्तन को ही संगलन कहते हैं। ठोस से द्रव में बदलने की जो प्रक्रिया है उसे संगलन या फिर गलन कहते हैं। संगलन की प्रसुप्त उष्मा, या फिर इसी को हम संगलन की गुप्त उष्मा भी कहते हैं। कहता है कि वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को, वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उसका संगलन की प्रसुप्त उष्मा, गुप्त उष्मा, छुपी हुई उष्मा, एक ही बात है, कहते हैं। समझ गए? ठोस को 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर, उसके ठोस के गलनांक पर, ठोस का जितना गलनांक होगा उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उसका प्रसुप्त उष्मा या फिर गुप्त उष्मा कहते हैं। अब कहता है 0 डिग्री सेल्सियस माने 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल दोनों अवस्थाओं में रहता है, बर्फ में भी और द्रव में भी। समझ गए? तो द्रव के कणों के बीच जो ऊर्जा होता है वो बर्फ से अधिक होता है। समझ गए? सुनिए, वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा, वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी द्रव को उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए जितनी उष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा कहते हैं।
यह ठीक उसी प्रकार का है जिस टाइप से हमने संगलन की या फिर गलन की गुप्त ऊष्मा के विषय में चर्चा किया है। ठीक है, अब कहता है कि वाष्पीकरण की ऊष्मा के कारण ही 173 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। किसके कारण? तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण है। मतलब इतना ही तापमान पर पानी में भी और भाप में भी, इन दोनों में अधिक ऊर्जा किसमें होती है? तो भाप में होती है। समझ गए? क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा जल में रहती है। समझ गए? पानी में। अब आप सुनिए, पानी भाप में कब बदलता है? जब तक उसके संपूर्ण माने पूरे कणों को इतनी ऊर्जा नहीं मिल जाती है कि वे मुक्त रूप से विचलित करने लग जाए। तब तक क्या होता है? तो वो ऊष्मा को छुपाए रखता है। उसी को हम वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ऊर्ध्वपातन मतलब सब्लिमेशन। ठीक है, किसी ठोस पदार्थ का द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, जैसे कपूर आप जानते हैं, कपूर को जब हम जलाते हैं तो ये सीधे ठोस से गायब हो जाता है, गैस में बदल करके खत्म हो जाता है, उड़ जाता है। ठीक उसी तरह से नवसादर, अमोनियम क्लोराइड इत्यादि ये सभी क्या हैं? ऊर्ध्वपातित पदार्थ हैं। समझ गए? ऊर्ध्वपातन का मतलब कि ठोस से सीधे गैस में बदलना। अच्छा, निक्षेपण, कॉन्डेंसेशन पदार्थ के गैसीय अवस्था से सीधे ठोस में बदलने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं, कॉन्डेंसेशन कहते हैं। अब सुनिए, अब कहता है कि दाब परिवर्तन का प्रभाव में हमने क्या जाना कि दाब के बढ़ने और ताप के घटने से गैस द्रव में बदल सकती है। वो पिस्टन वाला क्रियाकलाप में हमने जाना कि दाब को बढ़ा करके, गैसों पर दाब को बढ़ा करके और तापमान घटा करके, मतलब उसको शीतलता प्रदान करके क्या कर सकते हैं? तो उसको द्रव में बदला जा सकता है। किसको? गैस को। समझ गए? गैस को द्रव में बदलने के लिए उस पर दाब डालना होगा ज़्यादा से ज़्यादा और तापमान उसका कम करना होगा, तब गैस द्रव में बदल जाएगा। सुनिए, जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर यानी एटीएम हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के विषय में कहता है कि जब वायुमंडलीय दाब का माप, मतलब वायुमंडल में दाब कितना हो, तो 1 एटमॉस्फेयर हो, तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे किसमें परिवर्तित हो जाता है? बदल जाता है, गैस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, यही कारण है कि इस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ, ड्राई आइस भी कहते हैं। समझ गए? अच्छा, अब पदार्थ की अवस्था में कहता है ठोस, द्रव और गैस, 3 अवस्था होती है। ठोस का जब संगलन होता है तो ये द्रव में बदलता है। अच्छा, जब द्रव का वाष्पीकरण होता है तो गैस में बदलता है, और जब गैस का निक्षेपण होता है तो ठोस में बदलता है। निक्षेपण। ठीक, अब सुनिए, अब जब ठोस का ऊर्ध्वपातन होता है तो ये गैस में बदलता है, जैसे कपूर वाला कहानी। और जब गैस का संघनन होता है तो द्रव में बदलता है, और जब द्रव का जमना होता है, हिमीकरण होता है, तो यह ठोस में बदलता है, जो आपका पानी बर्फ बन जाता है। समझ गए? अच्छा, आगे चलिए। दाब का एसआई मात्रक पास्कल, जिसको PA से व्यक्त करते हैं। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, और अन्य मात्रक इसका क्या है? ATM मतलब एटमॉस्फेयर है। 1 ATM बराबर होता है 1.01 गुना 10 के पावर 5 पास्कल के बराबर। समझ गए? वायुमंडल में वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। वायुमंडल में वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब 1 ATM एटमॉस्फेयर होता है, और इसे सामान्य दाब कहा जाता है। समझ गए? 1 एटमॉस्फेयर क्या है? समुद्र के सतह पर वह सामान्य दाब है। अब उसी में क्या है? वायुमंडलीय दाब को सामान्यतः ATM माने एटमॉस्फेयर या पास्कल PA से व्यक्त किया जाता है या मापा जाता है। समझ गए? अब वाष्पीकरण को समझेंगे। वाष्पीकरण के इसमें क्या होता है कि द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं।
वाष्पीकरण यानी द्रव के वाष्प में परिवर्तित यानी बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं, अर्थात किसी पदार्थ का तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलना ही वाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है, यहाँ आपको बताया, ऐसा जरूरी नहीं है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया में तरल पदार्थ अपने क्वथनांक से नीचे होने पर भी वाष्प में बदल सकता है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि पदार्थ अपने क्वथनांक पर ही गैस में बदलेगा, अपने क्वथनांक से कम ताप पर भी वह गैस में बदल जाता है वाष्पीकरण की प्रक्रिया में। जैसे कपड़ा सूखने के लिए हम टांगते हैं तो आप जानते हैं कि उसमें द्रव होता है, जल होता है, और जल का क्वथनांक तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 373 केल्विन होता है। तो कहाँ वो 373 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचता है, उससे कम ताप में ही उसका जल गायब हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है। तो वही कहता है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया में तरल पदार्थ अपने क्वथनांक से नीचे होने पर भी वाष्प में बदल जाता है। अब कहता है कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। पहला कहता है कि सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसे कपड़े सूखने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं, पहले भी उदाहरण बताए थे समझाते टाइम कि जब हम कपड़ा को ले जा करके एक ही जगह से सिमटा करके रख दें तो उतना जल्दी नहीं सूखेगा, उतना जल्दी वाष्पीकृत नहीं होगा जितना जल्दी उसको हम फैला करके रखें होगा। समझ गए? तो जब क्षेत्र बढ़ता है तो वाष्पीकरण का दर भी बढ़ जाता है। अब देखिए दूसरा कहता है कि तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। यानी तापमान बढ़ने पर भी वाष्पीकरण पर प्रभाव पड़ता है। तापमान बढ़ने पर अधिक जल्दी से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ती है तथा सतही क्षेत्र बढ़ने पर भी वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। सुनिए, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला तीसरा कारक है आर्द्रता। कहता है कि जब वायु में जल के कण होते हैं तो उसको हम आर्द्रता कहते हैं कि मात्रा पहले से ही अधिक होगी, वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। इसका मतलब है कि वही कपड़ा रेंगनी पर सूखने के लिए अगर हम शुष्क दिनों में, गर्मी के दिनों में डालते हैं तो जल्दी सूख जाता है, क्योंकि वातावरण भी शुष्क होता है, गर्म होता है, उसमें गर्मी होती है, आर्द्रता नहीं होती है। लेकिन वही ठंडी के दिनों में वायुमंडल में भी, वातावरण में भी आर्द्रता होती है, हवा में नमी होती है। इसी के कारण हमारा कपड़ा जो है वो जल्दी सूख नहीं पाता है। क्यों कहता है कि आर्द्रता वाष्पीकरण की दर क्या होती है, घट जाती है। जब आपके वायुमंडल में, वातावरण में आर्द्रता होगी तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी, घट जाएगी, क्योंकि वातावरण में पहले से ही जल की मात्रा है, नमी है हवा में, इसलिए। फिर कहता है कि वायु के तेज होने से जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जल वाष्प की मात्रा क्या होती है, घट जाती है। कहने का मतलब है कि वायु के तेज होने से भी हमारे वाष्पीकरण पर प्रभाव पड़ता है, जल्दी सूख जाता है कपड़ा, या फिर वाष्पीकरण जल्दी हो जाता है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होता है इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले 1 नंबर उदाहरण में आपको कहता है कि खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होते रहता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए, वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः मतलब दोबारा फिर से प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण, द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण वहां पर क्या होती है, शीतलता उत्पन्न होती है। हाँ, अब 2 नंबर समझिए। क्योंकि आप जानते हैं कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता होता है, कैसे होता है यहाँ पर आप जान गए। अब 2 नंबर देखिए, जब एसीटोन या नाखून पॉलिश हटाने वाले द्रव को अपनी हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है, तो वहां पर में शीतलता महसूस होता है हमें, लेकिन उसका कारण क्या है, तो इसके कण आपकी हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं। एसीटोन अथवा नाखून पॉलिश करने वाले जो द्रव हैं उसके कण आपके हथेली के आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं। ठीक है, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। यस सर। समझ गए। तीसरा, तेज धूप वाले गर्म दिनों में लोग अपनी छतों पर या फिर खुले स्थान पर, अन्य जगह पर, द्वार इत्यादि पर जल का हम छिड़काव करते हैं। जल के छिड़काव करने से क्या होता है, शीतलता उत्पन्न होती है। कैसे, तो क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतलता प्रदान करती है।
क्यों जी? जब उस गर्म सतह पर हम डालते हैं तो पानी क्या करता है, वहाँ की उष्मा को सोख लेता है और वो वाष्पीकृत होता है। तो अब हम जानते हैं कि वाष्पीकरण के फलस्वरूप शीतलता उत्पन्न होता है। समझ गए? अब आपका ये कुछ राशियां हैं, उनके मात्रक हैं तथा उनका प्रतीक है कि उनको व्यक्त किससे करते हैं। राशियां क्या है? तो तापमान है, तापमान को हम केल्विन, इसको के से व्यक्त करते हैं। के एसआई मात्रक है, इसका प्रतीक है। ठीक है, के माने केल्विन। दूसरा है लंबाई, इसको मीटर है इसका मात्रक, एम से व्यक्त करते हैं। तीसरा है संहति, जिसको हम किलोग्राम केजी से व्यक्त करते हैं। जो भी सामान्य वगैरह हम खरीदते हैं ज्यादातर इसमें ही खरीदते हैं, दाल चावल आटा इत्यादि। उसके बाद है भार, जिसको हम न्यूटन से, इसका मात्रक है जिसे हम एन से व्यक्त करते हैं। भार का मात्रक न्यूटन, एन से व्यक्त करते हैं। आयतन का मात्रक घन मीटर, एम क्यू से व्यक्त करते हैं। उसके बाद है घनत्व, किलोग्राम प्रति घन मीटर, जिसको हम केजीएम इनवर्स 3 -3 से व्यक्त करते हैं, केजीएम पावर -3। उसके बाद है दाब, जिसका ऐसा मात्रक क्या है, पास्कल है, इसे पीए से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो इस पाठ माने हमारे आसपास के पदार्थ से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें थी हमने यहाँ पर मैं लिखवा दिया है। पहले इसके सवाल किए ही हैं, तो अब यह पूर्ण रूप से खत्म होता है। इस पर हम ऑब्जेक्टिव वैकल्पिक प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। ठीक है।